तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी, है ना। सेल थ्योरी, मॉडिफाइड सेल थ्योरी। उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी, और फिर पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। फिर पढ़ेंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद पढ़ेंगे शेप ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, है ना। ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जिसमें इंक्लूड हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंतर्गत हम लोग पढ़ लेंगे सेल ऑर्गेनल, और फिर पढ़ेंगे क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी हो गया कि जो डी वैरी एंड मैक्स सोल्ज है, उसने बताया कि एक्चुअली सेल है क्या। अगर हम सेल को अगर ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो हमको इतना ही पता चलेगा कि एक मेम्ब्रेन है, बीच में साइटोप्लाज्म है ना। यानी फ्लूइड मटेरियल को घेरे हुए एक मेम्ब्रेन है। इसी स्ट्रक्चर को जनरली क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी में यही हो गया कि ऑल द कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन के अंदर हैं, इंक्लूडिंग सेल, ये सबको हम कहते क्या है, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी लिक्विड मटेरियल हो गया। अभी जो लिक्विड मटेरियल है, ठीक है, ये चारों तरफ एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, और इसी मेम्ब्रेन से घिरे हुए इस फ्लूइड पार्ट को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, सेल नाम दे रहे हैं। तो इसी कारण से लिखा हुआ उसमें कि सेल इज द टाइनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, टाइनी मास यानी ढेर सारा उसमें प्रोटोप्लाज्म है, लिक्विड भरा हुआ है। उसी को हम लोग कह देते क्या है, सेल। तो यही आपका जो है वो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी है। ठीक है, क्लियर। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं अभी सेल थ्योरी। टॉपिक बनाइएगा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, व्हाट इज सेल थ्योरी। तो एक्चुअली में समझना है कि सेल थ्योरी बना कैसे। तो दो साइंटिस्ट हैं, एक जो कि बॉटनिस्ट है और एक जो कि जूलॉजिस्ट है। ठीक है, तो एक जो साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्लाइडेन, और एक जो साइंटिस्ट है उसका नाम है स्वान। तो स्लाइडेन जो है वो क्या है, बॉटनिस्ट है, जर्मन बॉटनिस्ट है। और जो स्वान है वो क्या है, तो वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। ठीक है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, और ये क्या है, जर्मन बॉटनिस्ट है। अब बॉटनिस्ट है इसका मतलब है कि ये बॉटनी यानी प्लांट के बारे में जानते हैं, और प्लांट का डिटेल स्टडी इन्होंने किया। तो इनको ऐसा मिला कि जो प्लांट बॉडी है वो सेल का बना रहता है। सेल की तो डिस्कवरी हो गई थी, ये बाद में बात हुई। ठीक है, 1838 और 1839 की ये बात है। 1838 में जो बॉटनिस्ट है उन्होंने स्टडी किया प्लांट का, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट का, और उन्होंने कंक्लूड करके ये बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। इसके बाद 1839 में, है ना, 1839 में जो कि जूलॉजिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, स्वान है। तो इन्होंने कहा, इन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल को, और इसने बताया कि जो जो एनिमल्स है वो भी बना होता किसका है, सेल का। तो कुल मिलाकर के बात एक ही आ रही है कि जो एनिमल और प्लांट बॉडी है वो किस चीज का बना होता है, सेल का बना होता है। और जो, हाँ, सेल का बना होता है। तो जो स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का बना हुआ, उसने उसे सेल ने ही क्रिएट किया हुआ है। जो हम लोग एक्चुअली में वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, वो भी सेल ने ही किया हुआ है। तो एक तरह से कहोगे कि बेसिक यूनिट, फंक्शनल यूनिट, है ना, स्ट्रक्चरल यूनिट, ये सभी के सभी जो है वो सेल ही हैं। तो इन्हीं दो साइंटिस्ट ने अपनी अपनी बातों को कंक्लूड किया, और इसी को रखा गया किसमें, किसमें रखा गया, सेल थ्योरी में। और अगली बार आपको चाहे पढ़ाई हुई थी तो आपको बताया गया था कि व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द सेल। एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द सेल बताए थे आपको। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ये करने वाले हैं कि जो सेल थ्योरी है उसको हम लोगों ने ज्यादातर इस्तेमाल किया हुआ है किस रूप में, डेफिनेशन के रूप में। तो सेल थ्योरी क्या है, तो सेल थ्योरी है सेल इज द स्ट्रक्चरल,
फंक्शनल, है ना, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। लेकिन अब बात आई कि एक साइंटिस्ट है विच नोन एज रोडोल्फ वर्चू। तो रोडोल्फ वर्चू ने क्या कहा, 1855 की बात है, 1855 में रोडोल्फ वर्चू ने सेल थ्योरी को मॉडिफाइड कर दिया और उसने कहा कि ऐसा, मतलब लिंक नहीं है, जनरली लिंक नहीं है, लेकिन उसने जो कहा वो एक तरह से लाया गया मॉडिफाइड सेल थ्योरी के फॉर्म में। उसने कहा, एक लैटिन वर्ड में बताया, ओमिनिज सेलुला ई सेलुला, है ना, ओमिनिज सेलुला ई सेलुला टर्म का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब निकलता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब निकलता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो ये मतलब उसका निकलता है, ठीक है। और फिर उसने ये कंक्लूड किया, सारी बातों को कंक्लूड करके लास्टली जो है निकाला गया यही कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। और जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो भी सेल है। और तो और सारी की सारी बातें बताएगी कि जो ऑर्गेनिज्मिक बॉडी है वो रिजल्ट ऑफ द सेल है। इसके बाद बताया गया कि अगर आपका बॉडी का कोई वेट है, कोई वजन है, ये तो टोटल वेट ऑफ द सेल है। अगर आपका बॉडी कोई काम कर रहा है तो ये टोटल सम ऑफ द टोटल फंक्शन ऑफ द सेल है। इस तरह से बातों को मिलाया गया और सेल, नई सेल थ्योरी के रूप में जो है, सेल मॉडिफिकेशन के रूप में ये बात रखी गई, ठीक है। तो इसको थोड़ा नोट करते हैं, तो लिखेंगे इन 1838, in 1838, in 1838 a German botanist, a German botanist, a German बोटनिस्ट, बोटनी जो प्लांट का स्टडी करता, आपने इनिशियल पढ़ा था शुरू में, है ना, बोटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, बोटनिस्ट, ठीक है। तो जर्मन बोटनिस्ट एमजे स्लाइडेन, मैथियास स्लाइडेन बोलते हैं, मैथियास स्लाइडेन, ठीक है। इन 1838 ए जर्मन बोटनिस्ट एमजे स्लाइडेन concluded that concluded that all plants, Schleiden, Schleiden, एमजे स्लाइडेन, दिख रहा है, देखने में कोई प्रॉब्लम? चलिए, हो सकता है लाइव है ना, तो लाइव में थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता रहता है, हमेशा एक समान नहीं रहता। तो इन 1838 ए जर्मन बोटनिस्ट एमजे स्लाइडेन concluded that all plants are made up of या made of cells, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, इन 1839 ए ब्रिटिश a British zoologist, a British zoologist, a British zoologist टी श्वान, देवदर श्वान बोलते हैं, टी श्वान, in 1839 a British zoologist टी श्वान concluded that all plants are, sorry, all animals are made of, all animals are made of cells, सारे के सारे जो एनिमल्स है वो सेल के बने होते हैं। सो यहां पे बात आ जाती है, अकॉर्डिंग टू बोथ साइंटिस्ट, according to both scientists,
साइंटिस्ट, साइंटिस्ट, ऑल ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल का स्टडी करता है उसको जूलॉजिस्ट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू बोथ साइंटिस्ट, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो ये बातें कुल मिलाकर के बन गया क्या, तो इसको कंक्लूड कर दिया कि भाई इसको एक थ्योरी बना दो, और चूंकि ये सेल पे रिलेटेड है तो इसी को हम कह देंगे क्या, कि ये सेल थ्योरी हो गया। आपने नोट कर लिया इस चीज को? ठीक है, अब समझिए। तो कह सकते हैं स्लाइडेन, स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान proposed, स्लाइडेन एंड स्वान proposed the cell theory, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी प्रपोज किया। अब ये सेल थ्योरी है क्या, इसको नोट कर लेते हैं, सेल थ्योरी क्या है। तो ध्यान देंगे क्या, SCHLEI, स्लाइडेन, SCHLEIDEN, स्लाइडेन, एंड स्वान, SCHWANN, स्वान। ठीक है, तो कह सकते हैं सेल थ्योरी, सेल थ्योरी इज, सेल थ्योरी इज क्या है, क्या है, तो सेल थ्योरी इज, सेल इज द स्ट्रक्चरल, structural and functional, structural and functional, structural and functional unit, a structural and functional unit, a structural and functional unit of life। बस इतनी सी बात थी सेल थ्योरी में। याद हो गया कि नहीं याद हो गया, कोई प्रॉब्लम है ना? चलिए अब आगे समझते हैं मॉडिफाइड सेल थ्योरी को। मिटा दो इसको। ठीक है, तो टॉपिक बनाते हैं मॉडिफाइड सेल थ्योरी, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, मॉडिफाइड सेल थ्योरी। ठीक है, समझिएगा क्या होता है, जो अभी बताया था कुछ कहानी। इन 1855, in 1855 a scientist, in 1855 रुडोल्फ, नाम है साइंटिस्ट का रुडोल्फ वर्चू, रुडोल्फ वर्चू, ध्यान देना, RUDOLF, रुडोल्फ, है ना, रुडोल्फ वर्चू। In 1855 रुडोल्फ वर्चू modified
modified the cell theory, which is proposed by proposed by Slidane and Swan. Slidane and Swan. Proposed by Slidane and Swan. ध्यान देंगे, virtue proposed that, वर्चू ने क्या कहा, वर्चू ने क्या कहा, ध्यान देना, ध्यान देंगे, क्या कहा, इन लैटिन वर्ड में कहा ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। ऐसा लग रहा है मैं, जैसे लगता है आदिवासी लोग बोलता है ना, हुआ हुआ वाला कहानी, वही है, ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। इट मीन्स, जिसका मतलब क्या है, इट मीन्स न्यू सेल्स arise from pre-existing new cells arise from pre-existing cells। अब ये कोई कनेक्शन नहीं है सेल थ्योरी का और इस बात का, है ना, लेकिन इसने ये चीज को कहा कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और इसको माना गया कि ये मॉडिफाइड सेल थ्योरी है। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से मौजूद सेल से, यानी जो पहले से मौजूद सेल्स है उसी सेल से नया सेल बना, ऐसा इसने कह दिया। अब इसका और इस सेल थ्योरी का कोई लिंक नजर आता है क्या? ठीक है, तो सम ऑफ द सेल थ्योरी क्या आया, नोट कर लिया ना इधर, हाँ, मॉडिफाइड सेल थ्योरी और ये जो नया ये सेल थ्योरी था स्लाइडेन और स्वान का, इन सब का सम क्या आया? ठीक है, तो यहां पे लिखाएगा न्यू आइडियाज ऑफ सेल थ्योरी। क्या कहा गया? दोनों को मिला करके बात रखी गई, दोनों को मिला करके बात रखी गई। क्या रखा? तो पॉइंट बी नोटेड, ऑल लिविंग organisms are made of cells। Any problem? चलिए, दूसरा कंक्लूजन हुआ, न्यू सेल्स arise from pre-existing ones या pre-existing cells। थर्ड नंबर कंक्लूड कर दो, क्या हो जाएगा? सेल इज द स्ट्रक्चरल, है ना, ऐसे करके इसमें लिखा है, बुक में लिखा था कहीं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड ऑल्सो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ
लाइफ। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 में क्या बताया था अभी? फिजिक्स अगर पढ़ोगे तो कहोगे कि जो आपका वजन है वो एक्चुअली आपका वजन नहीं है, उतनी ग्रेविटी से आपको खींचा जा रहा है, यही ना? है कि नहीं? बात तो सही है, क्योंकि हम जहां तक जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स किसी में कोई मास नहीं है। क्या बात सही है कि नहीं? नहीं जानते हो तो जान लो, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स किसी में कोई मास नहीं। ऐसा किसी ने बताया था कि इफ इट इज पॉसिबल टू बाइंड द अर्थ, समझ रहे हो, इफ इट इज पॉसिबल टू बाइंड द अर्थ बी मूव एज अ पेंडुलम, हम अर्थ को पेंडुलम की तरह क्या कर सकते हैं? मूव करवा सकते हैं, इन केस ऑफ द यूनिवर्स के केस में, स्पेस में। ठीक है, तो पॉसिबल हो तो वही चीज यहां पे है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हो गया। इसके साथ फिर आ गया कि आपका जो बॉडी का वेट है, अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी आपके बॉडी का वेट किसका वेट है? किसका वेट है? बिल्कुल, द वेट ऑफ बॉडी इज सम टोटल टोटल वेट ऑफ सेल्स। टोटल सेल्स को अगर हम वेट करेंगे तो वही हमारा जो है बॉडी का वेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जो काम कर रहे हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअली में जो वर्क है वो किसका है? सारे सेल का कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क हो गया। ठीक है, तो द वर्क ऑफ अ बॉडी इज सम टोटल वर्क ऑफ सेल्स। आई थिंक आप समझ गए होगे अच्छी तरह से। ठीक है, इसमें कुछ 8C के बच्चे भी आए हैं क्या 9A में? और 8D के बच्चे? चलो, हाँ, बाकी बच्चे ना कभी मेरे से बात किए ना लगता है ठीक से जानते भी हैं। चौथा, द वेट ऑफ बॉडी सम टोटल वेट ऑफ सेल्स। क्या मतलब हो गया कि आपके बॉडी का जो वजन है वो सेल का ही वजन है ना। सेल अगर आप जितना सेल आपके बॉडी से निकाल दिया जाएगा उतना आपका वजन कम हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं वजन के अनुसार से। ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं वजन के अनुसार से। अगर एक सिंगल एनिमल सेल की बात की जाए, सिंगल एनिमल सेल की बात की जाए तो उसका कितना वजन हो सकता है? वजन कभी तौला है सेल का? लेकिन मैं निकाल सकता हूं, और आप भी निकाल सकते हो कि एक सेल का क्या वजन हो सकता हो। बोलो कैसे निकाल सकते हो? तो यहां पे एक नोट कर लो और लिख लो, नंबर ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी, या किसी भी एनिमल में, है ना? नंबर ऑफ सेल इन एनिमल बॉडी
ह्यूमन के केस में लेते हैं, चलो ठीक ना। इन ह्यूमन बॉडी, तो नंबर ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी कितना मालूम है? टोटल नंबर ऑफ सेल क्या होता है? क्या होता है? ये होता है वेट ऑफ बॉडी इनटू 10 टू द पावर 15 या 13। ठीक है, कहीं कहीं पे 13 भी मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना 15 को लेके चलना। ओके, तो कुल मिलाकर के आप अगर निकालना चाहो अपने बॉडी का वेट, तो इफ योर बॉडी वेट इज 60 kg, सो वेट ऑफ द बॉडी 60, कितना हो गया? 10 टू द पावर 15। इसका मतलब हो गया कि आप क्या डालोगे 60 पर, कितना जीरोस डालोगे? 15 जीरो, यानी 60 ट्राइलियन। कितने सेल्स हो गए? 60 ट्राइलियन सेल हो गए आपके बॉडी में। अब आपको तो आपके बॉडी का वेट पता चल गया और नंबर भी पता चल गया। तो बॉडी का वेट पता चल गया, नंबर भी पता चल गया, आप निकाल सकते हो कि एक सेल का वजन क्या होगा। थोड़ा आसान है। बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल। टोटल नंबर मिल ही गया है, वेट मिल ही गया है। इतने वेट में इतना नंबर ऑफ सेल, इतने वेट में इतना नंबर ऑफ सेल, तो एक सेल का वजन कितना? अरिथमेटिक कैलकुलेशन है कि नहीं? चलो, हाँ, ये पूछ रहा था कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब समझ गए कि मैं बताऊं? कोई समझ, सब समझ गया ना जी? वही बात हो गई कि हम जो भी काम कर रहे हैं, लग रहा है हमें कि मैं काम कर रहा हूं। सोचो, अगर लग रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप समझ रहे हो इस चीज को, मुझे लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं, तो एक्चुअली बोलने में कौन कौन पार्ट काम कर रहा है, समझने में कौन कौन पार्ट काम कर रहा है, लिखने में कौन कौन पार्ट कर रहा है, उस पार्ट को थोड़ा माइन्यूटली सोचिए। तो अगर टंग बोल रहा है, तो टंग क्या है? ऑर्गन। बना किस चीज का है? टिश्यू। टिश्यू किससे बना हुआ है? सेल का। और अगर ये मूव कर रहा है, इसमें लिविंगनेस है, तो ये लिविंगनेस का मेन कारण कौन है? सेल। सेल जब तक लिविंग है, टिश्यू लिविंग है, टिश्यू लिविंग है, तो ऑर्गन लिविंग है, और उसके अनुसार से क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। ठीक है, यानी हम, हाँ बोलो बोलो। ये है नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, है ना? आपके बॉडी में कितने सेल्स की संख्या है? तो सेल्स की संख्या क्या होती है? सेल्स की संख्या होती है वेट ऑफ बॉडी इंटू 10 टू द पावर 15। तो वेट, इसका मतलब आपके बॉडी में एक ऐसा ऐसा पर्सन जिसके बॉडी का वेट 60 kg है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ सेल कितना हो गया? 60 इंटू 10 टू द पावर 15। और एक न्यू बॉर्न अगर है, मान लिया कि एक न्यू बॉर्न है, ठीक है, न्यू बॉर्न है, एक बच्चे ने जन्म लिया है, उसका जो बॉडी वेट है वो 2.5 kg है। तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 15। तो क्या पता चला कि एक एडल्ट बॉडी में, है ना, एक एडल्ट बॉडी में एडल्ट बॉडी में नंबर ऑफ सेल और एक न्यू बॉर्न बॉडी बॉडी में नंबर ऑफ सेल, दोनों में सिमिलर है क्या? डिफरेंट हो गया ना? देखो तो जरा, ये 60 ट्राइलियन है, ये 2.5 ट्राइलियन है, तो डिफरेंट हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? यानी नंबर ऑफ सेल का जो मेन वैल्यू है वो क्या है? 10 टू द पावर 15। अब उसके आगे जितना वेट है उसको लगा लो। यानी तुम्हारा जो वजन है, अगर तुम्हारा वजन 50 kg है,
50 kg अगर वेट है आपका, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 15 × 10⁻15 50 × 10⁻15 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए, सेल थ्योरी समझ लिया, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी समझ लिया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो क्या समझना है अभी, थोड़ा सा देखते हैं प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यू नो वेरी वेल। इसके लिए आपको समझना जरूरी होता है। प्रोकैरियोटिक सेल, PROKARYOTIC, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है समझना जरा सा। मैं थोड़ा पहले आपको समझा दे रहा हूं कि आखिर कैसे समझोगे आप। कभी कभी आपको टर्म मिलेगा जिसको हम कहते हैं फॉल्स न्यूक्लियस। तो ये जो प्रो है इसका मतलब होता है अनडेवलप्ड या फॉल्स बोल सकते हो। तो फॉल्स न्यूक्लियस, फॉल्स न्यूक्लियस किसको कह रहे हैं समझना। अगर इस तरह से मैं एक सेल बना दूं, इस तरह से मैं एक सेल बना दूं, इसमें मैं इस तरह से डॉट लाइन दे रहा हूं, यानी डॉट लाइन कंसीडर करते हैं कि साइटोप्लाज्म है, और इसके बीच में अगर हम इस तरह से एक और राउंड स्ट्रक्चर लेते हैं, और इस राउंड स्ट्रक्चर के अंदर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से मैं बना देता हूं, तो मालूम है क्या हुआ, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस है, ये जो चारों तरफ से ये जो लाइनिंग दिया, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। तो जिस किसी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट रहे, यानी कोई कवरिंग रहे, तो ऐसे न्यूक्लियस को हम बोलते क्या है, ट्रू न्यूक्लियस या यूकैरियोन। लेकिन अगर यही जो कवरिंग है, ये कवरिंग ना हो, और अंदर में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये सभी प्रेजेंट रहे, जिसको हम क्रोमोसोम या डीएनए जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं, तो कोई कवरिंग नहीं है इसके पास। तो अगर कोई कवरिंग नहीं है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो इस तरह के न्यूक्लियस को फॉल्स न्यूक्लियस या प्रोकैरियोन बोल सकते हैं, या ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर एक और चीज है, सेल ऑर्गेनल। जैसे ये जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया है, इस साइटोप्लाज्म वाले एरिया में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल रहते हैं, जस्ट लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखो ना, इस माइटोकॉन्ड्रिया में कवरिंग है, और बाकी जो मेन स्ट्रक्चर है वो इनसाइड प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि जो सेल ऑर्गेनल है उसमें भी कवरिंग है ना, और जो न्यूक्लियस है उसमें भी कवरिंग है। तो अगर मान लिया जाए कि न्यूक्लियस में भी कवरिंग हो गया और सेल ऑर्गेनल में भी कवरिंग हो गया, तो वैसे कंडीशन में ये कहलाएगा क्या, प्रोकैरियोट सॉरी यूकैरियोटिक सेल कहलाएगा। लेकिन ऐसा कोई सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट ही ना हो, ऐसा कोई सेल ऑर्गेनल हो ही ना जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, ना तो न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन है, ना किसी सेल ऑर्गेनल में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तब हम इसको कहते क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, इवन ऐसा भी डिफिनेशन डिफरेंस लिखने को आएगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो क्रोमोसोम होता है सिंगल होता है, सर्कुलर होता है, एक ही होता है, सिंगल और सर्कुलर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक है उसमें मोर देन वन क्रोमोसोम पाया जाएगा, है ना, मोर देन वन क्रोमोसोम होंगे। क्लियर है। साइज की जहां तक बात करेंगे तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके साइज 0.1 से 5 माइक्रोमीटर तक जाता है, 0.1 से 5 माइक्रोन तक जाता है। और जो यूकैरियोटिक सेल है उसका जो साइज है वो चला जाता है आपको कितना, तो वो साइज आपको चला जाएगा लगभग
तो 5 माइक्रोमीटर से लेकर के कितना, तो ये लगभग चला जाएगा 500 माइक्रोमीटर तक जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है। तो नोट करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल किसको कह रहे हो। ये बुक में है ना लिखा हुआ, बुक में भी मिलेगा आपको। चलिए, तो नोट करेंगे डेफिनेशन। तो कहेंगे द सेल which does not contain the cell which does not contain the cell which does not contain membrane bound nucleus and membrane bound, डायरेक्ट एक ही से भी काम चल सकता है ना। द सेल विच डज नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल organelles is called prokaryotic cell। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में कौन है, तो बेसिकली बैक्टीरिया, नो फंगी, माइकोप्लाज्मा, ये भी एक तरह का बैक्टीरिया है, और साइनोबैक्टीरिया। फंगी नहीं आता इसमें, ओनली बैक्टीरियल ग्रुप ही आता है। यानी प्रोकैरियोट बेसिकली क्या है, तो बैक्टीरिया ग्रुप ही है, बैक्टीरिया ग्रुप ही। हाँ साइनोबैक्टीरिया, CYANO, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद और क्या हो सकता है, तो इट हैज सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम हो सकता है, होता है। इसके बाद इट्स साइज अबाउट 0.1 से लगभग 5 माइक्रोमीटर तक रहेगा। ठीक है, ये कुछ लिखने को आएगा, 2 to 3 पॉइंट्स आपको डिफरेंसेस लिखने को आते हैं। हो गया कंप्लीट। सर्कुलर मतलब राउंड जैसा, राउंड रहेगा, राउंड इस तरह से। क्लियर है, आई बात समझ में सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है अभी तक। चलिए, तो आगे की क्लास में करेंगे हम लोग यूकैरियोटिक सेल 0.1 to 5 माइक्रोमीटर म्यू एम। ठीक है, चलिए, तो अगले दिन करेंगे हम लोग क्लास, और नेक्स्ट डे देखते हैं